किताबी कीड़ा में प्रस्तुत है सादत हसन मंटो की कहानी। आज की कहानी 100 कैंडल पावर का बल्ब। कैसर पार्क के बाहर जहां कुछ तांगे वाले खड़े रहते हैं, वह चौक पर बिजली के एक खंभे के साथ खामोश खड़ा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, कोई वीरानी सी वीरानी है। यही पार्क जो सिर्फ 2 वर्ष पहले इतनी रौनक से भरपूर जगह थी, अब उजड़ी 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 दिखाई देती है। जहां पहले औरत और मर्द सुंदर आकर्षक फैशन के लिबास में चलते फिरते थे, वहां अब बेहद मैले कुचैले कपड़ों में लोग इधर उधर बेमकसद घूम रहे थे। बाजार में काफी भीड़ भाड़ थी, मगर उसमें वह रंग नहीं था जो एक मेले ठेले का हुआ करता था। आसपास की सीमेंट की बनी हुई बिल्डिंगें अपना रूप खो चुकी थी। झाड़ मुंह फाड़ एक दूसरे की तरफ फटी फटी आंखों से देख रही थी, जैसे बेवा औरतें। वह हैरान था कि वह रंग कहाँ गया, वह सिंदूर कहाँ उड़ गया, वे सुर कहाँ गायब हो गए जो उसने कभी यहाँ देखे और सुने थे। अधिक समय की बात नहीं, वह कल की ही तो। 2 वर्ष भी कोई समय होता है। यहाँ आया था कलकत्ते से, जब उसे यहाँ की एक फर्म ने अच्छी तनख्वाह पर बुलाया था, तो उसने कैसर पार्क में कितनी कोशिश की थी कि उसे किराए पर एक कमरा ही मिल जाए, मगर वह नाकाम रहा, हजार फरमाइशों के बावजूद। मगर अब उसने देखा कि जिस कुंजड़े जुलाहे मोची की तबीयत चाहती थी, फ्लैटों और कमरों पर अपना कब्जा जमा रहा था। जहाँ किसी शानदार फिल्म कंपनी का दफ्तर होता था, वहाँ चूल्हे सुलग रहे थे। जहाँ शहर की बड़ी बड़ी रंगीन हस्तियां जमा होती थी, वहाँ धोबी मैले कुचैले कपड़े धो रहे थे। 2 वर्ष में इतना बड़ा इनकलाब! वह हैरान था, लेकिन उसको इस इनकलाब की पृष्ठभूमि मालूम थी। अखबारों के जरिए और उन दोस्तों जो शहर में मौजूद थे से उसे सब पता लग चुका था कि यहाँ कैसा तूफान आया था। मगर वो सोचता था कि यह कोई अजीबोगरीब तूफान आया था, जो इमारत का रंग रूप भी चूस कर ले गया। इंसानों ने इंसान कत्ल किए, औरतों की बेइज्जती की, लेकिन इमारतों की, खुद की खिड़कियों और उनकी ईंटों से भी वही सलूक किया। उसने सुना था कि उस तूफान में औरतों को नंगा किया गया था, उनकी छातियां काटी गई थी। यहाँ उसके आसपास जो कुछ था, सब नंगा और जीवन रहित था। वह बिजली के खंभे के साथ लगा अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा था, जिसकी मदद से वह अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करना चाहता था। उस दोस्त ने कहा था कि तुम कैसर पार्क के पास जहाँ तांगे खड़ा रहा करते हैं, मेरा इंतजार करना। 2 वर्ष हुए जब वह नौकरी के सिलसिले में यहाँ आया था, तो यहाँ तांगों का अड्डा बहुत मशहूर जगह थी। सबसे उम्दा, सबसे बाके तांगे यहाँ खड़े रहते थे, क्योंकि यहाँ से अय्याशी का हर सामान मुहैया हो जाता था। अच्छे से अच्छा रेस्तरां, होटल करीब था। बेहतरीन चाय, बेहतरीन खाना और अन्य चीजें भी। शहर के जितने बड़े दलाल थे, वे यहीं मिलते थे, इसलिए कि कैसर पार्क में बड़ी बड़ी कंपनियों के कारण रुपया और शराब पानी की तरह बहते थे। उसको याद आया कि 2 वर्ष पहले उसने अपने दोस्त के साथ बड़े ऐश किए थे। अच्छी से अच्छी लड़की हर रात उसके बगल में होती थी। स्कॉच जंग के कारण दुर्लभ थी, मगर 1 मिनट में दर्जनों बोतलें मुहैया हो जाती थी। तांगे अब भी खड़े थे, मगर उन पर वे कलंगिया, वे फुदने, व पीतल की पॉलिश की हुए साजो सामान की चमक नहीं थी। यह भी शायद दूसरी चीजों के साथ उड़ गई थी। उसने घड़ी में वक्त देखा, 5 बज चुके थे। फरवरी के दिन थे। शाम के साए छाने शुरू हो गए थे। उसने दिल ही दिल में अपने दोस्त की लानत मलानत की और दाएं हाथ के वीरान होटल में मोरी के पानी से बनाई हुई चाय पीने के लिए जाने ही वाला था कि उसने उसको हौले से पुकारा। उसने ख्याल किया कि शायद उसका दोस्त आ गया, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो एक अजनबी था। आम शक्लो सूरत का, लट्ठे की नई सलवार में, जिसमें अब और ज्यादा सिकनों की गुंजाइश नहीं थी, नीली पॉपलिन की कमीज जो लॉन्ड्री में जाने के लिए बेताब थी। उसने पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे बुलाया? उसने हौले से जवाब दिया, जी हाँ। उसने ख्याल किया मुहाजिर भीख मांगना चाहता है। क्या मांगते हो? उसने उसी लहजे में जवाब दिया, जी कुछ नहीं। फिर करीब आकर कहा, कुछ चाहिए आपको? क्या, कोई लड़की वड़की? यह कहकर वो पीछे हट गया। उसके सीने में एक तीर सा लगा। देखो, इस जमाने में ये भी ये लोगों की जिनसी भावनाएं टटोलता फिरता है, और फिर इंसानियत के मुतालिक ऊपर तले उसके दिमाग में बड़े साहसपूर्ण ख्याल आता है। इन्हीं ख्यालात के प्रभाव से उसने पूछा, कहाँ है? उसका ढंग दलाल के लिए आशाजनक नहीं था। चंद कदम उठाते हुए उसने कहा, जी नहीं, आपको जरूरत मालूम नहीं होती। उसने उसको रोका, यह तुमने किस तरह जाना?
इंसान को हर वक्त इस चीज की जरूरत होती है जो तुम मुहैया कर सकते हो। वह सूली पर भी, जलती चिता में भी। वह फिलोसोफर बनने ही वाला था कि रुक गया। देखो, अगर कहीं पास ही है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने यहाँ एक दोस्त को वक्त दे रखा है। दलाल करीब आया। पास ही, बिल्कुल पास। कहाँ? उसने सामने वाली बिल्डिंग में इशारा किया। उसमें, उस बड़ी बिल्डिंग में। जी हाँ। वह लरज गया। अच्छा तो? संभल कर उसने पूछा, मैं भी चलूं? चलिए, लेकिन मैं आगे आगे चलता हूँ। और दलाल ने सामने वाली बिल्डिंग की ओर चलना शुरू किया। वह सैकड़ों आत्मभेदी बातें सोचता उसके पीछे हो लिया। चंद गजों का फासला था, फौरन तय हो गया। दलाल और वह दोनों उस बिल्डिंग में थे जिसकी पेशानी पर एक बोर्ड लटक रहा था। उसकी हालत सबसे खस्ता थी। जगह जगह उखड़ी हुई ईंटें, कटे हुए पानी के नलों और कूड़े करकट के ढेर थे। अब शाम गहरी हो गई थी। ड्योढ़ी में से गुजर कर आगे बढ़े तो अंधेरा शुरू हो गया। चौड़ा चकला सेहन तय करके वह एक तरफ मुड़ा, जहां इमारत बनते बनते रुक गई थी। नंगी ईंटें थी, चूना और सीमेंट मिले हुए सख्त ढेर पड़े थे, और जगह जगह बजरी बिखरी हुई थी। दलाल अधूरी सीढ़ियां चढ़ने लगा कि मुड़कर उसने कहा, आप यहाँ ठहरिए, मैं अभी आया। वह रुक गया। दलाल गायब हो गया। उसने मुंह ऊपर करके सीढ़ियों के अंत की तरफ देखा तो उसे तेज रोशनी नजर आई। 2 मिनट गुजर गए तो दबे पांव वह भी ऊपर चढ़ने लगा। आखिरी जीने पर उसे दलाल की बहुत जोर की कड़क सुनाई दी, उठती है कि नहीं? कोई औरत बोली, कह जो दिया, मुझे सोने दो। उसकी आवाज घुटी घुटी सी थी। दलाल फिर कड़का, मैं कहता हूँ उठ, मेरा कहा नहीं मानेगी तो याद रख। औरत की आवाज आई, तू मुझे मार डाल, लेकिन मैं नहीं उठूंगी। खुदा के लिए मेरे मेरे हाल पर रहम कर। दलाल ने पुचकारा, उठ मेरी जान, जिद न कर। गुजारा कैसे चलेगा? औरत बोली, गुजारा जाए जहन्नुम में, मैं भूखी मर जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे तंग न कर, मुझे नींद आ गई है। दलाल की आवाज कड़ी हो गई, तो नहीं उठेगी हरामजादी, सुअर की बच्ची। औरत चिल्लाने लगी, मैं नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी। दलाल की आवाज भिज गई। आहिस्ता बोला, कोई सुन लेगा। ले चल, उठ, 30-40 रुपए मिल जाएंगे। औरत की आवाज में विनय थी। देख, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं कितने दिनों से जग रही हूँ, रहम कर। खुदा के लिए मुझ पर रहम कर। बस 1-2 घंटे के लिए, फिर सो जाना। नहीं तो देख, मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। उसने दबे पांव आगे बढ़कर उस कमरे में झांका जिसमें वो बड़ी तेज रोशनी आ रही थी। उसने देखा, एक छोटी सी कोठरी है जिसके फर्श पर एक औरत लेटी है। कमरे में 2-3 बर्तन हैं, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। दलाल उस औरत के पास बैठा उसके पांव दबा रहा है। थोड़ी देर बाद उसने उस औरत से कहा, ले उठ, अब कसम खुदा की 1-2 घंटे में आ जाएगी, फिर सो जाना। वह औरत एकदम यूं उठी जैसे आग दिखाई हुई छछूंदर उठती है, और चिल्लाई, अच्छा उठती हूँ। वह एक तरफ हट गया। असल में वो डर गया था। दबे पांव वह तेजी से नीचे उतर गया। उसने सोचा कि भाग जाए, इस शहर से ही भाग जाए, इस दुनिया से ही भाग जाए, मगर कहाँ। फिर उसने सोचा कि यह औरत कौन है, क्यों इस पर इतना जुल्म हो रहा है, और यह दलाल कौन है, इसका क्या लगता है, और इस कमरे में इतना बड़ा बल्ब जलाकर, जो 100 कैंडल पावर से किसी तरह भी कम नहीं था, क्यों रहते हैं, कब से रहते हैं। उसकी आंखों में इस तेज बल्ब की रोशनी अभी तक घुसी हुई थी। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वह सोच रहा था कि कितनी तेज रोशनी में कौन सो सकता है। इतना बड़ा बल्ब, क्या वह छोटा नहीं लगा सकते थे? यही 15-20 कैंडल पावर का। वह सोच ही रहा था कि आहट हुई। उसने देखा कि 2 साए उसके पास खड़े हैं। एक ने, जो दलाल का था, उससे कहा, देख लीजिए। उसने कहा, देख लिया। ठीक है ना? ठीक है। 40 रुपए होंगे? ठीक है, दे दीजिए। वह अब सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। जेब में उसने हाथ डाला, कुछ नोट निकाल कर दलाल के हवाले किए। देख लो कितने हैं। नोटों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। दलाल ने कहा, 50 है। उसने कहा, 50 ही रख लो। सलाम साहब। उसके जी में आया कि एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर उसको दे मारे। दलाल बोला, तो ले जाइए, लेकिन देखिए, तंग न कीजिएगा, और फिर 1-2 घंटे बाद छोड़ जाइएगा। बेहतर। उसने बड़ी बिल्डिंग से बाहर निकलना शुरू किया, जिसकी पेशानी पर वह कई बार एक बहुत बड़ा बोर्ड पड़ चुका था।
बाहर तांगा खड़ा था, वह आगे बढ़ गया और औरत पीछे। दलाल ने एक बार फिर सलाम किया और एक बार फिर उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वह एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारे। तांगा चल पड़ा। वह उसे पास ही एक वीरान से होटल में ले गया। दिमाग को यथासंभव उस परेशानी से जो उससे पहुंची चुकी थी निकालकर उसने उससे औरत की तरफ देखा, जो सिर से पैर तक उजाड़ थी। उसके पोपटे सूजे हुए थे, आंखें झुकी हुई थी, उसका ऊपर का धड़ भी सारे का सारा झुका हुआ था, जैसे वह एक ऐसी इमारत है जो पल भर में गिर जाएगी। वह उससे मुखातिब हुआ, जरा गर्दन तो ऊंची कीजिए। वह जोर से चौंकी। क्या? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कोई बात तो कीजिए। उसकी आंखें सुर्ख बूटी हो रही थी, जैसे उनमें मिर्च डाली गई हो। वह खामोश रही। आपका नाम? कुछ भी नहीं। उसके लहजे में तेजाब की सी तेजी थी। आप कहाँ के रहने वाली हैं? यहाँ के भी तुम समझ लो। आप इतना रूखा क्यों बोलती हैं? औरत अब करीब करीब जाग पड़ी और उसकी तरफ लाल बूटी आंखों से देखकर कहने लगी, तुम अपना काम करो, मुझे जाना है। उसने पूछा, कहाँ? औरत ने बड़ी रूखी लापरवाही से जवाब दिया, जहां से मुझे लाए हो। आप चली जाइए। तुम अपना काम करो ना, मुझे तंग क्यों करते हो? अपने लहजे में दिल का सारा दर्द भरकर उसने कहा, मैं तुम्हें तंग नहीं करता, मुझे तुमसे हमदर्दी है। वजह आ गई, मुझे नहीं चाहिए कोई हमदर्दी। फिर करीब करीब चीख पड़ी, तुम अपना काम करो और मुझे जाने दो। उसने करीब आकर उसके सिर पर हाथ फेरना चाहा तो उस औरत ने जोर से एक तरफ झटक दिया। मैं कहती हूँ मुझे तंग ना करो। मैं कई दिनों से जाग रही हूँ, जब से आई हूँ जाग रही हूँ। वह एड़ी से चोटी तक हमदर्द बन गया। सो जाओ यहीं। औरत की आंखें सुर्ख हो गईं। तेज लहजे में बोली, मैं यहाँ सोने नहीं आई हूँ। यह मेरा घर नहीं। तुम्हारा घर वह है जहां से तुम आई हो। औरत और तेज हो गई। उफ, बकवास बंद करो। मेरा कोई घर नहीं, तुम अपना काम करो ना। मुझे छोड़ाओ और अपने रुपए ले लो। उस और गाली देती देती रह गई। उसने सोचा कि इस औरत से ऐसी हालत में कुछ पूछना और हमदर्दी दिखाना फिजूल है। चुनांचे उसने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ाऊं। और वह उसे उस बिल्डिंग में छोड़ाया। दूसरे दिन उसने कैसर पार्क के वीरान होटल में उस औरत की सारी दास्तान अपने दोस्त को सुनाई। दोस्त पसीज गया। उसने बहुत अफसोस जाहिर किया और पूछा, क्या जवान थी? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, मैं उसे अच्छी तरह बिल्कुल ना देख सका। मेरे दिमाग में तो हर वक्त यह ख्याल आता था कि मैंने वहीं से पत्थर उठाकर दलाल के सिर पर क्यों ना दे मारा। दोस्त ने कहा, वाकई बड़े सवाब का काम होता है। वह ज्यादा देर तक होटल में अपने दोस्त के साथ न बैठ सका। उसके दिल और दिमाग पर पिछले दिनों की घटना बहुत बोझ थी। चुनांचे चाय खत्म हुई तो दोनों रुखसत हो गए। उसका दोस्त चुपके से तांगे के अड्डे पर आया। थोड़ी देर तक उसकी निगाहें उस दलाल को ढूंढती रही, मगर वह नजर न आया। 6 बज चुके थे। बड़ी बिल्डिंग के सामने चंद गजों के फासले पर वह उस तरफ चल दिया और उसमें दाखिल हो गया। लोग अंदर आ जा रहे थे, मगर वह बड़े इत्मीनान से उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसे जाना था। काफी अंधेरा था, मगर जब वह उन सीढ़ियों के पास पहुंचा तो उसे रोशनी दिखाई दी। उसने ऊपर देखा और दबे पांव ऊपर चढ़ने लगा। कुछ देर वहीं आखिरी जीने पर खामोश खड़ा रहा। कमरे से तेज रोशनी आ रही थी, मगर कोई आवाज, कोई आहट उसे सुनाई न दी। आखिरी जीना तय करके वह आगे बढ़ा। दरवाजे के पट खुले थे। उसने जरा इधर हटकर अंदर झांका। इससे पहले उसे बल्ब नजर आया, जिसकी रोशनी उसकी आंखों में घुस गई। वह एकदम से परे हट गया, ताकि थोड़ी देर अंधेरे की तरफ मुंह करके अपनी आंखों से चकाचौंध निकाल सके। इसके बाद वह फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर इस अंदाज से कि उसकी आंखें बल्ब की तेज रोशनी की जद में न आए। उसने अंदर झांका। फर्श का जो हिस्सा उसे नजर आया, उस पर एक औरत चटाई पर लेटी थी। उसने उसे गौर से देखा। सो रही थी। मुंह पर दुपट्टा था। उसका सीना सांस के साथ उतार चढ़ाव से हिल रहा था। वह जरा और आगे बढ़ा। उसकी चीख निकल गई, मगर उसने फौरन ही दबा दी। उस औरत से कुछ दूर नंगे फर्श पर एक आदमी पड़ा था, जिसका सिर टुकड़े टुकड़े था। पास ही खून से सनी ईंट पड़ी थी। यह सब उसने एकदम देखा और सीढ़ियों की तरफ लपका। पांव फिसला और वह नीचे गिर पड़ा, मगर उसने चोटों की कोई चिंता न की और होशो हवास कायम रखने की कोशिश करते हुए मुश्किल से अपने घर पहुंचा और सारी रात डरावने सपने देखता रहा। यह थी शहादत हसन मंटो की
100 कैंडल पावर का बल्ब।